तो यार जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। बहुत डीप में जाके सीखेंगे हम लोग इसमें कि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन और दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि इसके पहले आप लोग मेरा जो टेंस का सीरीज चल रहा है उसे देख लें, क्योंकि जो टेंस का कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया उसी में हम लोगों ने इतना डीप डाइव टेंस का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट समझा है, जिसके बाद हम लोगों का 40% टेंस वहीं पर ख़त्म हो जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो बात करते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस की। इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ना काम हो रहा होता है ना हो चुका होता है। मतलब सिंपल से ऐसे सेंटेंस होते हैं इनडेफिनिट, मतलब जो निश्चित नहीं है। ठीक, इसे सिंपली समझाऊं तो जैसे कि मैंने प्रेजेंट बताया था कि कोई काम ना तो हो रहा होगा ना ही हो चुका होगा। जैसे मैं जाता हूँ, उसी तरह यदि मुझे पास्ट में कहना है, पास्ट मतलब पहले पहले का इस तरह का कोई काम जो ना तो हो रहा होगा ना ही हो चुका होगा। जैसे मैं गया, मैं खाया था, मैं पिया था, मैं सोया था। इस टाइम समझ में आ रहा कि काम हो रहा है कि हो चुका है? नहीं समझ में आ रहा। तो इस तरह के सेंटेंस जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है पास्ट के, तो ऐसे सेंटेंसों को बताने के लिए हम पास्ट इनडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आपको रटने वाले तरीके बता दूं कि किसी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये सब आते हैं। किया, की, थी, था, ये सब समझ जाएंगे आप लोगों को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि पास्ट में कोई ऐसे सेंटेंस जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, यानी जो ना तो काम चल रहे होंगे ना ही काम हो चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इनडेफिनेट। एग्जांपल्स के जरिए भी हम लोग बहुत इजीली सब कुछ समझ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि इनडेफिनेट टेंस क्या होता है। ठीक, तो बात यहाँ तक क्लियर है। हम लोग अब धीरे धीरे करके डीप में जाके सब कुछ सीखते हुए जाएंगे। ठीक, तो समझ में आया आपने को कि कैसे इसकी पहचान करेंगे, क्या होता है टेंस। इस तरह के एग्जाम्पल्स अपन लेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गाना भी खूब चल रहा था, मैं रोया, इस तरह का गाना है ना एक, मतलब रोया मतलब एक कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, कैसे समझ में आ रहा है मुझे? क्योंकि लास्ट में बोला रोया, मतलब पास्ट में रोया उसने, मतलब या तो ये समझ में नहीं आ रहा, ना वो रो चुका था ना वो रो रहा था, मतलब रोया, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब इस तरह के सेंटेंस जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, वो क्या है? वो पास्ट के, जब पास्ट की बात हो रहा तो पास्ट का इनडेफिनेट है। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर है। अपन ने समझ भी लिया कि किसी वाक्य के अंत में था है, किया था, या था, ई थी, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मैं किया था, मैं गया था, मैं सोया था, मैं खाया था, मैंने पिया, मैंने ये किया, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस जितने भी हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक, अब अपन लोग इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। सबसे इजी टेंस है, स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो इसका सबका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। लगभग इसमें कोई सेपरेट करने वाला नहीं है, एक ही ऑप्शन रहता है, हेल्पिंग वर्ब एक ही रहता है, सबके साथ वही यूज़ होता है। इसमें बस अफर्मेटिव सेंटेंस जो है जिनको हम हाँ में बोलते हैं, उन उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस इसी में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और किसी में भी नहीं लगता है। सब में डिड लगता है, बस डिड लगता है सभी के साथ, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नेगेटिव बस डिड के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सेम यही रहता है। और जब यहाँ एक बार डिड लगा देते हैं, चूंकि डिड भी सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। बहुत इजी है। ये बताएं, ये इसका सेंटेंस सबसे इजी रहता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से? जिनको अपन हाँ में बोलते हैं। ना में बोलने वाले मैं नहीं किया, क्वेश्चन करने वाले तुमने ये कैसे किया, क्यों किया, इस तरह के। और जो हाँ में बोलते हैं, जैसे मैं गया, मैं खाया, मैं पिया, इस तरह के सेंटेंसेस जिनको हम हाँ बोलते हैं वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने को क्लियर है। इजी है बहुत। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और यही जब बाकी सेंटेंसेस रहेंगे तो सिर्फ डिड लग जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही रहता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, चूंकि एक बार लग गया है। तो एक बार मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया है तो दोबारा लगाएंगे नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। लास्ट में ऑब्जेक्ट, सिर्फ बहुत ईजी है ये स्ट्रक्चर। अपन लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, डीप डाइव मार के एकदम ईजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो अपन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है, डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो इजीली अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं रोया। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मैं रोया। ठीक,
तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं की इंग्लिश आई, हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है। तो मैं यहाँ वर्ब क्या काम क्या कर रहा है, रोने का काम कर रहा है। तो रोने की इंग्लिश क्या होती है, क्राई, और क्राई का सेकंड फॉर्म होता है क्राइड। तो क्या हो जाएगा, क्राइड, आई क्राइड, मैं रोया। अगला एग्जाम्पल, उसने मुझे मारना चाहा। इजीली सेंटेंस अपने को समझ में आ रहा है कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। कैसे है, उसने मुझे मारना चाहा, मतलब पास्ट में उसने काम चाहा, मतलब ना तो किया उसने, ना ही वो कर रहा था, उसने करना चाहा। मतलब सिंपली समझ में आ रहा है कि जो वाक्य है वो इंडेफिनेट है, लास्ट में या, ई, हा, ही ये सब भी आ रहा है, तो इससे भी अपन लोग पहचान सकते हैं। ठीक, उसने मुझे मारना चाहा, तो क्या कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसने के लिए ही, उसके बाद मेन वर्ब डायरेक्ट। तो क्या करना, मारना चाहा, तो चाहने की इंग्लिश क्या होती, वांट, और वांट को चाहना बोलते हैं। और उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वांटेड, ही वांटेड टू, और मारने के लिए किल, ही वांटेड टू किल, और मी मीन्स मुझे, ही वांटेड टू किल मी, उसने मुझे मारना चाहा। अगला एग्जाम्पल, दिव्यांश ने मुझे टेंस सिखाया था। हालांकि ये मेरा ही नाम है, आप लोग बोल लीजिएगा जब यदि सीख जाएं तो कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट करूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दिव्यांश ने मुझे टेंस सिखाया था। मैं काम क्या कर रहा हूँ, सिखाने का काम किया दिव्यांश ने। तो सिखाने को क्या बोलते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, टाउट का। वैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं वैक्स का इस्तेमाल तो उसके लिए करते हैं, तंग करने के लिए। तो दिव्यांश टाउट, मतलब दिव्यांश ने सिखाया, और क्या सिखाया मुझे, टेंस। तो दिव्यांश टाउट मी टेंस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देख लें। अब चलते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस की ओर। बहुत इजी टेंस है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो अगले कौन से सेंटेंसेस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अपन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कवर करते हैं अपने वीडियोस में, आपको पता होगा यदि आप देख रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस, जिनको ना ही में बोलते हैं। जैसे वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया, मैंने काम नहीं किया, ये वो फलानी, जितने भी नाए वाले सेंटेंस हैं उनको अपन नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत आसान टेंस है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में, अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा सिर्फ डिड। तो डिड सबके साथ लगेगा, कोई सेपरेट करने का झंझट नहीं, किसके साथ क्या नहीं। डिड के बाद सिंपली नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, ये आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। और एक बार यहाँ डिड सेकंड फॉर्म लग गया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इजी है, ट्रांसलेट कर लेते हैं एग्जाम्पल। वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया। ठीक, सेंटेंस को पकड़ना है आपको, नहीं आया, या ई लास्ट में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि काम ना तो हो रहा है ना ही हो चुका होगा। वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया, मतलब समझ में आ रहा है ना बात, कि ना तो वो आ रहा था ना ही आ चुका था, नहीं आया, मतलब बात क्लियर ही नहीं है, तो इनडेफिनेट है। ठीक, तो वह कल क्रिकेट खेलने नहीं है। ट्रांसलेट कर, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब सिंपल डिड, फिर नॉट लग जाएगा, नेगेटिव है तो ही डिड नॉट, नहीं आया, यानी ही डिड नॉट कम टू प्ले क्रिकेट। ठीक, ही डिड नॉट कम टू प्ले क्रिकेट, वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया। ठीक, इजी है सेंटेंस। अगला सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्रिकेट खेलने नहीं आया, तो नहीं आए के लिए यहाँ मेन वर्ब क्या है, इसमें नहीं आना। तो नहीं आने की इंग्लिश क्या होती है, कम टू, क्या चीज़ नहीं खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट कम टू प्ले क्रिकेट। ओके, अगला एग्जाम्पल देख लेते। तुमने मुझको यह बात नहीं बताई थी। ठीक, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो तुम की इंग्लिश यू, अरे यार क्या हो गया, यू सिंपली डिड नॉट, यू डिड नॉट। बात बताने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टेल मी, यू डिड नॉट टेल मी, और इस बात के लिए दिस हो जाएगा लास्ट में। तो यू डिड नॉट टेल मी दिस, तुमने मुझे यह बात नहीं बताई थी। अगला एग्जाम्पल इसी तरह ट्रांसलेट कर लेते हैं।
बस ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, बस किस दिन आपको छोड़ के चल जाए तो आप ये सेंटेंस बोलते हैं। तो कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बस, तो बस लिख लेंगे। उसके बाद सिंपली डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब में वेट, बस डिड नॉट वेट मेरे लिए नहीं किया, तो बस डिड नॉट वेट फॉर मी। ठीक, बस ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, मेरा इंतज़ार के लिए फॉर मी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें मैंने डीप डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। कोई भी इस तरह का जब आपसे क्वेश्चन करता है इंट्रोगेटिव का, तो हम उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसा कि क्या तुमने उसे परेशान किया, इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो। ठीक, लेकिन यदि इसी को मैं ऐसे पूछूं कि तुमने उसे परेशान क्यों किया, इस तरह सेंटेंस यदि मैं बोलूं कि तुमने उसे परेशान क्यों किया, मुझे कारण बताओ, तो जो जिसको अपन को कारण के यानी तर्क संगत उत्तर देना पड़ता है वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंपल है बात। तो ये इस तरह सेंटेंस जिनका अपन हाँ या ना में जवाब दे सकते हो इंट्रोगेटिव, जिसको कारण तर्क संगत देना पड़ता है वो डबल इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल्स हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर सेम वही है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो अपन क्वेश्चन करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, सेम फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे इजी इसी का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या तुमने उसे परेशान किया, तो यू के सबके साथ तो डिड ही लगना है, तो डिड सिंपल लगा दो, डिड। और तुमने के लिए यू, डिड यू। परेशान करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं बॉथर का है, वैक्स मीन्स तंग करना होता है, तो बॉथर लिख लेते हैं अपन। डिड यू बॉथर, और उसे के लिए, उसे यदि लड़की है तो हर, और लड़का है तो हैज, हिज, तो लड़की के लिए कर लेते हैं अपन क्योंकि लड़कियों को तंग किया जाता है अक्सर करके। तो डिड यू बॉथर हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इमीडिएटली है, यदि लिख रहे हैं अपन तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इमीडिएटली ज़रूरी है। बोलते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या राम ने मुझे देखा, तो डिड राम सी, देखने के लिए सी, और मी मुझे। ओके, इजी एग्जांपल्स यार, आराम से सॉल्व। सबसे पहले डिड ही आ जाएगा, डिड शिवांश तुम्हें पीटा है, मेरा भाई है, लोगों को पीटते रहता है, इसलिए मुझे सेंटेंस अचानक से सोचा कि मैं कोई सेंटेंस नहीं मिल रहा था तो इसी को ले लूँ। क्या शिवांश ने तुम्हें पीटा, डिड शिवांश पीटने के लिए बीट यू। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बीट मीन्स होता है पीटना और यू मीन्स तुम्हें। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन डबल इंट्रोगेटिव के भी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर ले, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेंगे और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के एक एक एग्जांपल देख लेंगे। बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं, हालांकि आपको कॉन्सेप्ट तो बस पकड़ना है, बाकी तो हज़ारों सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं डीप कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगला सेंटेंस है अपना डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आपको समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब अपने को तर्कसंगत देना पड़ता है। यानी आपने शादी क्यों की, बड़ा अटपटा सा सवाल है लेकिन मैं ले लिया हूँ। तो आपने शादी क्यों की, खतरनाक क्वेश्चन है, और इसका उत्तर तर्कसंगत देना पड़ेगा कि क्यों की है। तो सबसे पहले अपन WH फैमिली के मेंबर को लाएंगे। इसका सेम वही स्ट्रक्चर है जो इंट्रोगेटिव का था, बस WH फैमिली सामने कर दिया हूँ, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है, देख सकते हैं आप लोग। यही होता है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में डिफरेंस। इसको इजीली अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं, हर किसी में यही इस्तेमाल होता है। बस पूरे स्ट्रक्चर का जो इंट्रोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर उसके आगे बस WH फैमिली लगा दो, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर रहता है। तो WH फैमिली कौन से मेंबर्स होते हैं, क्यों, क्या, कब, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको WH फैमिली का मेंबर कहा जाता है। इसका मैंने पूरा अपने एक जो इम्पोर्टेंट हैं WH फैमिली के मेंबर्स, उनको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे चेक कर सकते हैं यहाँ से। आपने शादी क्यों किया, तो सबसे पहले क्यों को अपन ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि WH फैमिली का मेंबर है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद सबके साथ डिड ही लगना है हेल्पिंग वर्ब में, वाई डिड। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, आपने, तो यू, वाई डिड यू। शादी क्यों की, वाई डिड यू मैरिड। ओके, शादी क्यों किया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं।
आपने शराब क्यों पिया, ठीक। फिर से वही उसी तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, वाई डिड यू ड्रिंक, और शराब के लिए एल्कोहल, ठीक। अरे गलत हो गया स्पेलिंग, एल्कोहल है ना, वाई डिड यू ड्रिंक एल्कोहल, ठीक। अगला एग्जांपल इसी तरह ट्रांसलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले WH मेंबर कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ, फिर उसके बाद डिड ही आ जाएगा, हाउ डिड सीता, यहाँ जो सब्जेक्ट हो कौन है, सीता है, सीता ने राम को कैसे पहचाना, तो हाउ डिड सीता, पहचानने यहाँ वर्ब क्या है, मेन वर्ब पहचानना, तो पहचानने की इंग्लिश अपन क्या लेते हैं, रिकॉग्नाइज, ठीक। तो हाउ डिड सीता रिकॉग्नाइज राम, ठीक। सीता ने राम को कैसे पहचाना। तो मैंने इस सेंटेंस को पूरा ट्रांसलेट तो किया था वहाँ पर, लेकिन कल यानी टुमारो मैंने नहीं लिखा था। इसके पीछे एक कारण है, आप समझिए आप लोग। हालांकि टुमारो तो लिखना ही है, लेकिन मैंने आपको इसको इसलिए वहाँ पे नहीं किया क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आप लोग तो ये कहोगे कि जो टाइम तो अक्सर करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाता है। टाइम किसी 2 घंटे 4 घंटे, दिन रात कल परसों, इस तरह की टाइमिंग तो अक्सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दी जाती है ना। किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन लोग टाइम का इस्तेमाल करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यही मैंने आपको समझाने के लिए नहीं वहाँ पे बताया। तो यहाँ पे मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूँ, वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया, मतलब वाक्य आपको समझ में आ रहा, वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया। और इसके जगह यदि मैं ये बोलूँ, वह कल से क्रिकेट खेलने नहीं आया, वह कल से क्रिकेट खेलने नहीं आया, तब ये किस सेंटेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। लेकिन जब अपन काम की कंटिन्यूटी को बता रहे हैं, वो काम पास्ट से स्टार्ट हो रहा है और वो एक निश्चित समय तक जारी है, तो ऐसे कामों को बताने के लिए अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस तरह के जिनमें कि सिर्फ टाइमिंग दी गई हो। तो उसमें टाइमिंग दी जाती है लेकिन एक पर्टिकुलर समय भी बताया जाता है कि हाँ ये काम इस समय से जारी है। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, नहीं बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप हमेशा कन्फ्यूज होकर रह जाओगे। तो मैं इसे इजीली जैसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ वह कल क्रिकेट खेलने नहीं आया, इजीली अपन मैंने वहाँ पे ट्रांसलेट किया था, फिर कर लेते हैं। ही, यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, ही, फिर डिड नॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ही डिड नॉट क्रिकेट खेलने के लिए प्ले क्रिकेट, और कब नहीं आया तो कल, तो टुमारो, ठीक, टुमारो। इजी है, अपन ट्रांसलेट कर लिए। अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट को डीप आपको समझना है, बाकी हर टेंस में काम आएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में आपको ये काम आएगा जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब अपन लोग लास्ट अपन देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं एक जैसा ही, जिससे आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ये टेंस पूरी तरह से कवर हो जाए, ठीक। तो अपन लास्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये किस तरह के सेंटेंस होंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें अपन क्वेश्चन भी पूछेंगे और ना भी बोलेंगे। जैसे क्या उसने तुमको पीटना नहीं चाहा, ठीक। और ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया, इसके जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। समझ में आ रहा, क्या उसने तुमको पीटना नहीं चाहा, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, हाँ चाहा या नहीं चाहा। और ये डबल इंट्रोगेटिव मैंने इसीलिए इस तरह सेंटेंस लिया कि आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। और ये इसी मुझे को डबल इंट्रोगेटिव में बोला तो उसने तुमको क्यों नहीं पीटना चाहा, अब कारण बताना पड़ेगा। तो आपको इजीली सेंटेंस समझ में आ रहा है कि इस तरह सेंटेंस को अपन इस तरह से इंट्रोगेटिव में लेते हैं और इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव में बोलते हैं। ये WH फैमिली बस सामने आ गया, बाकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका इजी, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम, डिड सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन और फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको पता है कैसे आने वाला है।
इसको जब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो डिडंट भी कह लेते हैं, डिड के साथ नॉट फिर सब्जेक्ट, इस तरह से बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलने का तरीका, या इस तरह से डायरेक्ट भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी यही जो स्ट्रक्चर है सेम यहाँ ऐसे पूरा आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। इजी है, अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से। क्या उसने तुमको पीटना नहीं चाहा, ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसने के लिए ही, डिड ही, फिर नॉट, इसको डिडंट ही भी लिख सकते हैं, या जैसे डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है ना, लेकिन अपन लोग ऐसे पूरा ट्रांसलेट करते हैं डीप में। तो डिड ही नॉट तुमको पीटना नहीं चाहने की इंग्लिश वांट, डिड ही नॉट वांट टू बीट यू, ठीक, क्या उसने तुमको पीटना नहीं चाहा, डिड ही नॉट वांट टू बीट यू। इसी तरह से इसका भी ट्रांसलेशन होगा, उसने तुमको क्यों नहीं पीटना चाहा, भाई कारण बता दो। तो यहाँ सबसे पहले अपन WH फैमिली का मेंबर लिखेंगे वाई, बाकी सेम वही हो जाएगा, वाई डिड ही नॉट वांट टू बीट यू, ओके, वाई डिड ही नॉट, ठीक, यहाँ उसने के लिए ही इस्तेमाल किए, बाकी वाई क्यों के लिए इस्तेमाल, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट लगेगा ही, नेगेटिव सेंटेंस है तो, और चाहने के लिए वांट का इस्तेमाल किए हैं, और पीटने के लिए टू बीट, और किसे पीटने के लिए, तुमको, तो यू लास्ट में। इजी है, सब कुछ अपने को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इस तरह के कई सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी रूल की सहायता से। तो इस तरह डीप डाइव कवर करते हैं, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कवर किया अपन ने। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।